इफ वर्क अल्फा बीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, ठीक है। तो आपको बीटा की डायमेंशन बतानी है। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन था। देखिए एक बात तो कंफर्म है ना, ये वर्क दिया हुआ है, वर्क ध्यान से देखो, e टू द पावर समथिंग, तो ये जो समथिंग है, पावर जो होती है वो हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, सबको पता है। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर अल्फा के टी ये डायमेंशन लेस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और एक्स लेंथ है, तो यहां से आपको अल्फा की डायमेंशन मिल जाएगी। अब ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो अल्फा बीटा स्क्वायर की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के इक्वल होगी, और अल्फा की डायमेंशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वर्क की डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता है, तो बीटा की डायमेंशन निकल जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है, इसको आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आपसे पूछा गया था, रिलेशन बिटवीन आर एंड फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। बेटा यही तो रिलेशन होता है, यही क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मेरे पास ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका मैं आपको भाव समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन का भाव क्या है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए साइड का ना, इस क्यूब का हर साइड जो है वो ए है, यानी ए साइड का आपका कोई क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर प्लेट टाइप की होगी, उससे ये क्यूब बनाया गया है, उसके 6 फेसेस बनाए गए, ठीक है। लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो अल्फा दिया गया है, अल्फा दिया गया है। तो आपको क्या बताना है, आपको इसके वॉल्यूम में चेंज बताना है, बेसिकली डेल्टा वी के बारे में बताना है आपको। तो डेल्टा वी बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि डेल्टा वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। पढ़ा क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। ओरिजिनल वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, चेंज इन वॉल्यूम भी उतना ज्यादा होगा। फिर डेल्टा वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है, जितना टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ही लेंथ, एरिया, वॉल्यूम में चेंज होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को क्लब करें तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने पर यहां कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा, जिसको हम गामा बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे यही पूछा गया है कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ। अब गामा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गामा जो है ये 3 अल्फा के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन में 1:2:3 का रेशियो होता है। अभी मैं आपको डेरिवेशंस नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी है और आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो साहब ये अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, 3 अल्फा, वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब डेल्टा टी, ये आपका आंसर है। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, और बेसिक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन भी ग्रेविटेशन से आया था बेटा। ग्रेविटेशन से इस पेपर में 3 क्वेश्चंस आए थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे, यानी पेपर जिसने बनाया है वो चाहता है कि आप क्वेश्चंस करो। बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, कोई ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब इस पेपर में 100% फिजिक्स में बड़े आराम से लाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 किलोग्राम, ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस a है। हर एक का मास है 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg। 1 kg के 1 किलोग्राम के 4 मासेस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, और ये एक 1 मीटर की रेडियस वाले सर्कल पर घूम रहे हैं। यानी ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये भी सब पता है आपको,
दिखने से ही पता चल रहा है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जेईई मेंस का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। कम से कम 3-4 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है। कभी वो इसका टाइम पीरियड पूछ लेता है, कभी वेलोसिटी पूछ लेता है, और एचसी वर्मा में भी सेम क्वेश्चन है, कोई डेटा भी चेंज नहीं है। अब यहां पे उसने पूछा है, अच्छा ये सर्कुलर मोशन कर कैसे रहे होंगे। आप किसी भी एक पार्टिकल को अगर आप पकड़ो तो देखो, इसकी वजह से इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा होगा, इसकी वजह से भी इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और इसकी वजह से भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में, यानी सेंटर की तरफ। यानी इसको एक जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है साहब उस सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें फंडा यही होता है, आप देखो कि वो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर इसको 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 या इसको, किसी को भी घूमने के लिए जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है साहब बाकी 3 का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। बहुत ही आसान है, आप क्या करो, इस पर नेट फोर्स निकाल दो। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में यानी सेंटर की तरफ आएगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स इसको जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। मान लीजिए क्या आपको दिया है 1 किलोग्राम का है, तो 1 mv²। ठीक है, आपको वेलोसिटी तो बतानी है, हाँ, तो v² mv² अपॉन r, 1 मीटर mv² अपॉन r, यानी यही जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, अब ध्यान से देखो, इसके द्वारा इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना है, g m1 m2, 1 × 1 1 अपॉन r²। ये 1 है क्योंकि ये रेडियस है, ये भी 1 है, तो जाहिर सी बात है √2 होगा, है ना। तो g, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में कितना, g m1 m2, 1 × 1 अपॉन r² 2, यानी g/2। तो इसकी वजह से फोर्स भी कितना, g/2। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर है बेटा, कितने डिग्री के एंगल पर है। देखो ये 1 तो जाहिर सी बात है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, तो कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल पर दो सेम फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में आएगा। और कितना आएगा, एफ फोटो, तो रूट फोटो का स्क्वायर प्लस फोटो का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, फोटो √2, यानी g/2 √2। ये g/2 क्या थी, फोटो, √2 इस डायरेक्शन में इतना नेट फोर्स, यानी कितना, g/√2। सही कर रहा हूं क्या, तुम बताते रहना बेटा मुझे। वैसे लाइव क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी कमेंट्स करके आप बता सकते हो कि कहाँ पे आपको किस तरह की चीज़ें समझ नहीं आई। एक और वीडियो बनाएंगे आपके लिए जल्दी ही यथार्थ गैरोला के साथ मिलके। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है √2/2, तो इसका मतलब g/√2 इधर लग रहा है। बहुत बढ़िया बात है, लग रहा है। तो अब इसकी वजह से इस पर कितना लग रहा होगा, ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया ना अभी, इसकी वजह से कितना लग रहा होगा बेटा, g m1 m2, 1 × 1 अपॉन r², 1 1 r² कितना, 4, 1 1 2 हो गया ना, 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो बेटा ये इस पे नेट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्या यही जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वेलोसिटी निकालनी है √(दिस). ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, तो उसमें कोई बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मकसद आपको सिर्फ अभी ये बताना है कि आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कितने आसान क्वेश्चन थे, और 100% स्कोर करना कितना आसान था इस पेपर में। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर से, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है, जाहिर सी बात है प्राइमरी वाइंडिंग्स, सेकेंडरी वाइंडिंग्स, है ना। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इसमें क्या होता है, अभी सिर्फ फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स आपके N1 है, और इधर जो इनपुट वोल्टेज है EMF है वो V1 है, और यहाँ आपके N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो V2 है, तो बेटा N1 अपॉन N2 बराबर होता है V1 अपॉन V2। क्यों होता है, कैसे होता है, आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए ठीक है।
तो उसने पूछा था कि अगर मैं इनपुट साइड से इसे 220 वोल्ट एसी दूं और आउटपुट साइड में मुझे आफ्टर रेक्टिफाई, अब आउटपुट साइड में मुझे रेक्टिफाई करने के बाद, रेक्टिफायर के द्वारा रेक्टिफाई करने के बाद 12 वोल्ट डीसी मिलता है और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हैं इस साइड जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 24। तो आपको प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स बताने हैं, प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स बताने, तो ये है N1 बाई N2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। देखो N1 आपको बताना है, सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे बच्चों वो है 24, प्राइमरी साइड का वोल्टेज जो है वो है 220 वोल्ट एसी और सेकेंडरी साइड पे आपको 12 वोल्ट डीसी मिल रहा है, ये रेक्टिफाई करने के बाद मिल रहा होगा। तो रेक्टिफाई बेसिकली क्या किया जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा हम क्या करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी पोलैरिटी को सिर्फ एक साइड में लेके आ जाते हैं, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो ऐसा कुछ, लेकिन जो इसके बाद भी इसे कांस्टेंट डीसी में बदलने के लिए फिल्टर्स लगाए जाते हैं और बहुत सारी चीजें यूज की जाती है, लेकिन जो लेवल ऑफ दिस करंट होगा वही आपका डीसी का लेवल भी होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो यहां पे रेक्टिफाई होने के बाद जो रेक्टिफाई होने से पहले जो इस साइड में मुझे वोल्टेज का लेवल मिल रहा था मैक्सिमम वो 12 वोल्ट ही है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है 2, तो N2 आ जाएगा बेटा 440। तो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, 440। बहुत आसान क्वेश्चन, किसका, ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था बेटा, अगला क्वेश्चन देखो किस तरह का था, बहुत आसान क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। देखिए ये आपका मान लीजिए उसने कहा ये n इंफिनिटी है, ठीक है। ये क्या है अभी आपको देख के समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए n1 है, ये मान लीजिए n1 है, ये n2 है, n3 है, n4 है, n5 है, ठीक है, और इन्फिनिटी है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, इनफाइनाइट से 1 ऐसे, तो इस तरह से आपको कौन सी सीरीज मिलने वाली है। देखिए जब किसी भी हायर एनर्जी शेल से n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन कूदता है तो हमेशा आपको लाइमन सीरीज मिलती है, ठीक है। तो उसने कहा था ये A है, इस तरह का कोई ट्रांजिशन जो है, और एक n बराबर 5 से n बराबर 2 में है, ऐसा कुछ है, और एक n बराबर 5 से n बराबर 3 में है। इसको उसने B कहा, इसको उसने C कहा और इसको A बोला। उसने आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि साहब ये A B C किस सीरीज में आने वाले हैं ये ट्रांजिशंस जो भी है। तो देखिए जो A ट्रांजिशन है वो इनफाइनाइट से n बराबर 1 में हो रहा है, तो ये लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन है। जो n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 में होने वाला है, तो n बराबर 1 में जब कोई हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 1 में कोई कूदता है तो वो लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन कहलाता है। अगर n बराबर 2 में कोई कूदता है तो वो आपका बामर सीरीज का ट्रांजिशन कहलाता है, यानी ये बामर सीरीज का ट्रांजिशन है। n बराबर 3 में पाशन, n बराबर 4 में अगर कूदे तो ब्रैकेट, और फिर n बराबर 5 में कूदे तो पी फंड या फंड जो भी उसे बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको पूछा गया था कि ए बी सी कौन सी सीरीज में लाई करेंगे, तो लाइमन, बामर, पाशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए, एसी का क्वेश्चन है। एसी सीरीज सर्किट का क्वेश्चन है ना। उसने कहा एसी सीरीज सर्किट, आरएलसी रेजोनेंस सर्किट, आर आपको दिया हुआ है 6.28 ओम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। एल दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी, ठीक है। अच्छा, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 मेगाहर्ट्ज। आरएलसी रेजोनेंस सीरीज सर्किट में ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्वालिटी फैक्टर बताना है। तो क्वालिटी फैक्टर होता क्या है ना बेटा, क्वालिटी फैक्टर होता है जो आपको करंट की फ्रीक्वेंसी के साथ एक कर्व जो बनता है, इसकी शार्पनेस जो बताता है, शार्पनेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। और ये जो क्वालिटी फैक्टर होता है ये अपने आप में क्या होता है, ये बेटा एक्सएल अपॉन आर होता है। एक्सएल यानी ओमेगा एल यानी 2πfl अपॉन आर, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, 2π यानी 3.14, फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज यानी 10 इंटू 10⁻⁶, है ना, इतने हर्ट्ज इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी अपॉन 6.28। ये देखिए, उसने देखो कभी भी आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, बाई चांस कॉम्प्लेक्स आ जाती है, वरना जेई में हमेशा इस तरह के नंबर्स दिए जाते हैं कि आप कैलकुलेशंस आसानी से कर पाएँ। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया है बेटा 10 इंटू 2 20, 6 माइनस 4 10⁻², यानी ये आएगा 2000 आएगा बेटा क्वालिटी फैक्टर। समझ में आ रहा है, क्वालिटी फैक्टर 2000। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा इस पेपर में, तो वो क्वेश्चन था कॉलम 1 और कॉलम 2, कुछ इस तरह के आपको कॉलम्स, 2 कॉलम दिए हुए थे। पहला यहां पे ऐसे कुछ लिखा हुआ था PQRS, ठीक है, जैसे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह का एक क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, प्रेशर कांस्टेंट, यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ था 1 2 3 4, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट। अब बेटा ये क्वेश्चन मतलब इसको डिस्कस करवाना ही आप लोगों का, मेरा दोनों का टाइम खराब करना है। आपको पता है एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट होती है, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। यही आपको मैच द कॉलम। तो क्या ये बहुत कठिन क्वेश्चन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिजिड बॉडी डायनामिक्स से हमेशा आता है क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको I1, I2, I3 और I4 दिए हुए हैं। I1 है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास m है, रेडियस r है, उसके डायमीटर के अबाउट। I2 है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके नेचुरल एक्सिस के अबाउट, जिसका मास m, रेडियस r है। देखो मास m, रेडियस r सबका वही दिया हुआ है, सेम है ना। तीसरा है सॉलिड सिलेंडर का उसकी एक्सिस के अबाउट, और चौथा है सॉलिड स्फीयर का उसके एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो देखो अब आपको ये I1, I2, I3 और I4 में रिलेशन बताना है। तो देखो पहले लिख लेते हैं ना, I1 की वैल्यू कितनी है, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके डायमीटर के अबाउट। कैसे निकाल सकते हो बेटा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हो। मान लो I है तो ये भी I होगा, ठीक है, उसके प्लेन में, उस रिंग के प्लेन में 2 परपेंडिकुलर एक्सिस जो डायमीटर से होके जा रही है उनके अबाउट I है तो दोनों के अबाउट I होगा। और नेचुरल एक्सिस के अबाउट क्या होता है?
नेचुरल एक्सिस के अबाउट होता है ये जो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट होता है बेटा mr²/2। तो 2i mr²/2, तो i कितना हो जाएगा mr²/4, यानी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट होता है बेटा mr²/4। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है बेटा, घुमाने का कष्ट, ठीक है। इसी तरह से आप I2 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो उसके नेचुरल एक्सिस के अबाउट, तो वो होता है mr²/2, सबको पता है। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट है ना। सॉलिड सिलेंडर अपने आप में डिस्क ही तो है, तो वो भी mr²/2 होगा, ठीक है। इसका मतलब एक चीज तो हमें पता चल गई कि I2 और I3 तो एक दूसरे के इक्वल हैं, I2 I3 एक दूसरे के इक्वल हैं। अब I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। इस ऑप्शन में भी है, 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 चारों ही ऑप्शन में दिख रहा है I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। I4 की बात करें, अगर सॉलिड स्फीयर का उसके नेचुरल एक्सिस के अबाउट निकालें तो बेटा वो होता है 2/5 mr²/5। अब देखो ये तो जाहिर सी बात है जो I4 है, अगर मैं इसको mr²/2 लिखना चाहूं तो इंटू 2 करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 4/25 mr²/2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये डिस्क का जो है या सॉलिड सिलेंडर का जो है उससे तो पॉइंट समथिंग यानी उससे तो कम है ना, यानी I4 जो है वो लेस होगा, लेस देन, ठीक है। I4 लेस देन होगा, लेस देन है ना। अब लेस देन कहां पर आ रहा है, I3 ग्रेटर देन I4, हाँ I2 I3 ग्रेटर देन I4, I4 सबसे छोटा है I1, तो शायद इसमें पहले वाले में कुछ और चीज, हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिल्कुल सही बात है बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो है वो होता है नेचुरल एक्सिस के अबाउट mr², नेचुरल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, वो होता है mr²/2 नहीं होता है, mr² होता है। तो 2i mr², तो i कितना हो गया mr²/2, यानी I1 I2 और I3 इक्वल है, बी करेक्ट ऑप्शन है। I1 I2 I3 इक्वल हैं और I4 जो है वो उनसे बड़ा है, जी नहीं छोटा है, ठीक है। आप देख लीजिएगा क्योंकि ऑप्शंस वगैरह जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ऑप्शन सही लिख रहा हूं, मैंने कहा ना मेरा मकसद है आपको क्वेश्चंस के बारे में बताना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरह से आपको उन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से था। क्वेश्चन था, अगर इस तरह का क्वेश्चन था बेटा, P1 P2 और V1 V2, ठीक है, और आपको ग्राफ किस तरीके का दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, किसका, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। देखिए इस तरह का एक आइसोथर्म यानी एक आइसोथर्मल प्रोसेस आपको दी हुई है AB, फिर उसके बाद एक इस तरह की प्रोसेस दी हुई है, इसको C कह दीजिए, हाँ, और एक इस तरह की प्रोसेस दी हुई है। अब देखो आपको देखने से ही पता चल रहा है ना कि AB ये तो उसने दिया है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में PV ग्राफ क्या इस तरीके का बनता है क्या, हाँ बिल्कुल बनता है। कैसे बनता है बेटा, देखो PV इज इक्वल टू NRT, अगर T कांस्टेंट है NR कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/X, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है, उसी तरह का एक ग्राफ बन रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, तो उसने दिया है और ये तो उसने क्वेश्चन में दिया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिर B2C जाहिर सी बात है आइसोबैरिक प्रोसेस है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, और C2A आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि साहब ये जो प्रोसेस है इसमें वर्क कितना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखो सबसे पहले प्रोसेस ए बी की बात करते हैं। देखो यहां पे कई बच्चे सोचते हैं कि सर हम इसका एरिया निकाल के भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आपका किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन पीडीवी, और पीडीवी का मतलब वाई डी एक्स के इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसका एरिया निकालोगे कैसे? नहीं निकाल सकते ना। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती, ट्राइंगल वगैरह कुछ बन रहा होता तो आप एरिया देख के निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पे तो आपको बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो करते हैं। ए बी प्रोसेस में अगर मैं वर्क निकालूं, आप सभी को पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में एनआरटी एलएन वी फाइनल। अच्छा हाँ बेटा, इसमें ये जो दिया हुआ है ना, ये V1 है और ये 2V1 है, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। ए से बी प्रोसेस में V फाइनल है 2V1 और इनिशियल है V1, तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल 2V1 अपॉन V1 यानी 2 हो गया। यानी ए बी प्रोसेस में एनआर डेल्टा टी, बेसिकली एनआर डेल्टा टी है ना, या हाँ, तो ए बी प्रोसेस में क्या होगा बेटा वर्क डन? एनआरटी ln2। ये सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। एनआरटी ln2, डेल्टा टी नहीं, एनआरटी ln2 आइसोथर्मल प्रोसेस है। डेल्टा टी तो जीरो होगा। अगर मैं एनआर डेल्टा टी लिखूंगा तो जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। तो ये भी प्रोसेस में एनआरटी ln2। अब अगर मैं बीसी प्रोसेस की बात करूं तो बीसी प्रोसेस अपने आप में क्या है? बीसी प्रोसेस क्या है बेटा? आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो होता है पी डेल्टा वी। क्या पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी के बराबर होगा? सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है मेरे बच्चों। अब देखो ये कांस्टेंट है, इसमें चेंज आ रहा है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा होगा वो टेम्परेचर में चेंज की वजह से ही तो आ रहा होगा। तो पी डेल्टा वी को हम एनआर डेल्टा टी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब मुझे यहां से यहां तक का टेम्परेचर बताना है। आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर वॉल्यूम आधा हो गया तो टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा। यानी यहां पे अगर T है तो यहां पे T/2 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? तो BC प्रोसेस में जो वर्क होगा, BC प्रोसेस में वो होगा NR डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब क्या है? T माइनस T/2, T माइनस T/2 यानी T/2। ये सबको समझ में आ रहा है बेटा? और ये जाहिर सी बात है माइनस साइन के साथ होगा। क्यों? क्योंकि बीसी प्रोसेस में जो वर्क है वो नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम वेयर म्यू आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी ऐसे मीडियम में प्रोपेगेट हो रही है जहां पे रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों की वैल्यू ही 2 के बराबर है, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज x इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड, अगर इस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो x इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू बतानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आना है, कंफर्म है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको पता होगा, देखो आपने देखा ना, आपने देखा है कि लाइट की स्पीड कैसे निकलती है। इस तरीके से कुछ निकलती है, 1/√, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से लाइट की स्पीड निकलती है। कहां? वैक्यूम में।
अब अगर लाइट किसी मीडियम में जा रही हो तो वहां स्पीड क्या हो जाएगी? क्या हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? म्यू इन दैट मीडियम अपॉन एप्सिलॉन इन दैट मीडियम, लिख सकते हैं क्या? अच्छा, एप्सिलॉन उस मीडियम में होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रिलेटिव और म्यू नॉट म्यू आर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, इस तरीके से। तो ये है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस चीज की जो वैल्यू है, इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया बेटा? 4 हो गया, है ना। 4 का रूट कितना हो गया? 2, यानी इंटू 2। तो ये अपने आप में क्या आ जाएगा बेटा? 1.5 इंटू 10⁸, यानी उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो 1.5 इंटू 10⁸ है। अगर मैं इसको x इंटू 10⁷ की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁷, यानी आपका सही आंसर है 15। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन मैं इसे कहूंगा कि ये बिल्कुल जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटा, जनरल फिजिक्स। 9th-10th की फिजिक्स आनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए साहब, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं।